किसी भी गगनचुंबी इमारत की 50वीं मंजिल पर खड़े होकर बाहर उठते हुए भयानक तूफान को देखने की कल्पना कीजिए। मतलब हवाएं उस इमारत से टकरा रही हैं, पर वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। हाँ, और हमारी नज़र हमेशा उसकी चमकती हुई कांच की दीवारों या स्टील के उस विशाल ढांचे पर ही जाती है। बिल्कुल, हम उस चीज की तारीफ करते हैं जो हमें जमीन के ऊपर दिखाई देती है, पर कभी ये ख्याल आता है कि वो इमारत हवा के उस भारी दबाव से गिर क्यों नहीं रही है, या अपने ही हजारों टन वजन से जमीन के अंदर धंस क्यों नहीं रही है? इसका जवाब किसी स्टील या कांच में नहीं है, बल्कि जमीन के 100 फीट नीचे चल रहे उस अदृश्य गणित में छिपा है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। जो हिस्सा आंखों से ओझल रहता है ना, असल में वही पूरी कहानी का हीरो है। इसे हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कहते हैं। सही कहा। अक्सर लोगों को लगता है कि निर्माण का मतलब सिर्फ गहरे गड्ढे खोदना और उनमें कंक्रीट भर देना है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये एक बेहद जटिल और डायनामिक विज्ञान है, जहां हर एक मिलीमीटर मिट्टी की अपनी एक अलग प्रकृति होती है। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का मिशन भी इसी रहस्य से पर्दा उठाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक इंजीनियर कैसे जियो5 जैसे एडवांस्ड डिजिटल सॉफ्टवेयर और फाइनाइट एलिमेंट मेथड यानी FEM का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे मौजूद उस मिट्टी के व्यवहार की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करते हैं। जी, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें जियो5 सॉफ्टवेयर के काम करने के तरीके को समझाने वाले कुछ बहुत ही विस्तृत ट्यूटोरियल वीडियोस शामिल हैं। साथ ही एक ऐसा इंडस्ट्री आर्टिकल भी है जो इस सॉफ्टवेयर के उन्नत डिजाइन मॉडल्स की गहराई में जाता है। इन स्रोतों में जो तकनीकी गहराई दी गई है, वो ये समझने के लिए काफी है कि आज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरह के डिजाइन टूल्स पर निर्भर है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक डिजाइन बनाने की बात नहीं है, बल्कि ये भौतिक दुनिया की अनिश्चितताओं को कंप्यूटर स्क्रीन पर सिमुलेट करने की आजादी है। मुझे तो सच कहूं तो ये जियो टेक्निकल इंजीनियर एक तरह के जासूस लगते हैं। मतलब एक ऐसा डिडक्टिव प्रोसेस जहां सारे सुराग मिट्टी की अलग अलग परतों में गहराई में छिपे होते हैं। हाँ, जासूसी वाला ये नजरिया काफी हद तक सही है ना? उन्हें बस सही टूल से उन सुरागों को ढूंढना होता है और ये पता लगाना होता है कि मिट्टी का कौन सा हिस्सा धोखा दे सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी कोई कंक्रीट या स्टील की तरह फैक्ट्री में बनी चीज तो है नहीं, जिसकी ताकत हमेशा एक जैसी हो। ये हजारों लाखों सालों के भूगर्भीय बदलावों का नतीजा है। ये परतों में होती है और एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पर 10 फीट की दूरी पर मिट्टी का व्यवहार पूरी तरह से बदल सकता है। तो जाहिर है कि कोई भी भारी भरकम निर्माण शुरू करने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि आखिर उस जमीन के नीचे चल क्या रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी, अगर कोई मरीज किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो बिना गहन जांच या ब्लड टेस्ट के कोई दवा नहीं दी जाती। डॉक्टर को पता होना चाहिए कि शरीर के अंदर केमिकल्स का क्या संतुलन है। सही बात है। बिल्कुल वैसे ही एक इंजीनियर बिना कोन पेनिट्रेशन टेस्ट या CPT के अपनी डिजाइन की नींव नहीं रख सकता। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि ब्लड टेस्ट में तो हम शरीर से खून का एक नमूना बाहर निकालते हैं और फिर उसे लैब में चेक करते हैं। हाँ। लेकिन मिट्टी के मामले में जब हम नमूना बाहर निकालते हैं तो वो अपना प्राकृतिक दबाव खो देता है। हाँ। इसलिए कोन पेनिट्रेशन टेस्ट या CPT का तरीका थोड़ा अलग है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसमें एक स्टील के कोन या शंकु को भारी दबाव के साथ सीधे जमीन के अंदर धकेला जाता है। जैसे जैसे वो कोन नीचे जाता है, उसके अंदर लगे सेंसर्स ये मापते हैं कि मिट्टी उस कोन को अंदर आने से कितना रोक रही है। मतलब ये सिर्फ मिट्टी का प्रकार नहीं बता रहा है, बल्कि उसकी जिद, उसकी रुकावट या रेजिस्टेंस को लाइव माप रहा है। बिल्कुल। हमारे स्रोत में GRE टेटिस डिजाइन कंसल्ट का जो डेमो दिया गया है, वो इसी डेटा के इस्तेमाल को दिखाता है। इंजीनियर सीधे इस CPT मशीन का डेटा जियो5 सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। और मजेदार बात यह है कि सॉफ्टवेयर इतना सक्षम है कि वो इस दबाव के डेटा को पढ़कर मिट्टी और चट्टान को 1 से लेकर 16 तक अलग-अलग श्रेणियों में तुरंत क्लासिफाई कर देता है। अरे वाह! हाँ, उस डेमो में एक सर्कुलर पाइल यानी एक भारी गोल खंभा डिजाइन करने की प्रक्रिया दिखाई गई है। मुझे वो हिस्सा बहुत ही चौंकाने वाला लगा, जहां इंजीनियर सॉफ्टवेयर में उस खंभे की गहराई 15 मीटर सेट करता है। जी, 15 मीटर? लेकिन सॉफ्टवेयर तुरंत एक चेतावनी दे देता है कि बेरिंग कैपेसिटी के लिए कम से कम 25 मीटर की गहराई चाहिए। अब यहाँ मुझे थोड़ा उलझाव महसूस हुआ। ये बेरिंग कैपेसिटी असल में काम कैसे करती है? मैं समझाता हूँ। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि खंभा नीचे किसी बहुत ही कठोर चट्टान पर जाकर टिक जाना चाहिए? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है।
अक्सर माना जाता है कि हर खंबे को तब तक नीचे ले जाना होता है जब तक कि वो बेडरॉक या ठोस चट्टान से न टकरा जाए। इसे एंड बेरिंग प्रेशर कहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं होता। कई बार चट्टान बहुत ज्यादा गहराई में होती है। ऐसे में खंबे का वजन स्किन फ्रिक्शन यानी त्वचा के घर्षण पर निर्भर करता है। स्किन फ्रिक्शन मतलब मिट्टी उस खंबे को चारों तरफ से जकड़ लेती है? सटीक तौर पर खंबे के चारों ओर मौजूद मिट्टी उसे नीचे खिसकने से रोकती है। खंबा जितना गहरा होगा, मिट्टी के संपर्क में आने वाला उसका क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा और घर्षण या जकड़न उतनी मजबूत होगी। अच्छा, तो मतलब गहराई के साथ जकड़न बढ़ती है? बिल्कुल। जब सॉफ्टवेयर ने 15 मीटर पर चेतावनी दी तो उसका मतलब था कि 15 मीटर की गहराई में इतनी जकड़न पैदा नहीं हो रही है जो ऊपर आने वाले हजारों टन वजन को रोक सके। 25 मीटर पर जाकर वो घर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि खंभा अपनी जगह पर स्थिर रह सके। लेकिन यहाँ मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर सुरक्षा ही डिजाइन का आखिरी लक्ष्य है, अगर बिल्डिंग को गिरने से बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो इतना हिसाब किताब क्यों लगाना? मतलब क्यों ना हर पाइल को, हर खंबे को सीधे 30 मीटर गहरा और 2 मीटर चौड़ा बना दिया जाए? ना कोई रिस्क रहेगा, ना मिट्टी के खिसकने का डर और ना ही सॉफ्टवेयर की वार्निंग आएगी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इंजीनियरिंग सिर्फ कंक्रीट और स्टील को मजबूती से खड़ा करने का नाम नहीं है। ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत ही नाजुक खेल है। एक खंबे को जरूरत से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ाया गहरा बनाने का मतलब है पूरे प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों रुपयों और हजारों टन कंक्रीट की बर्बादी। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। डेमो में जो 0.5 मीटर, 0.9 मीटर और 1.0 मीटर व्यास या डायामीटर का परीक्षण दिखाया गया है, वो इसी बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, उस डेमो में जब पाइल का व्यास 0.5 मीटर रखा जाता है तो डिजाइन बुरी तरह फेल हो जाता है। जब उसे बढ़ाकर 0.9 मीटर किया जाता है तब भी वो फेल हो जाता है जी। लेकिन जैसे ही उसे सिर्फ 10 सेंटीमीटर बढ़ाकर ठीक 1.0 मीटर किया जाता है, वो पास हो जाता है। सिर्फ 10 सेंटीमीटर में इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है? क्योंकि यहाँ गणित सीधा या लीनियर नहीं है। जब आप एक गोल खंबे का व्यास बढ़ाते हैं तो उसकी परिधि यानी सर्कमफ्रेंस और सतह का क्षेत्रफल दोनों बढ़ते हैं। अच्छा, तो वो गोलाई में बढ़ता है? बिल्कुल। वो जो 10 सेंटीमीटर का इजाफा था उसने उस खंबे की सतह को इतना बढ़ा दिया कि मिट्टी का स्किन फ्रिक्शन उस पूरे ढांचे को थामने के लिए पर्याप्त हो गया। जियो5 जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को यही ताकत देते हैं। वे बिना एक भी फावड़ा चलाए कंप्यूटर स्क्रीन पे हजारों अलग अलग कॉम्बिनेशंस टेस्ट कर सकते हैं ताकि वो एक सटीक बिंदु मिल सके जहां डिजाइन 100% सुरक्षित भी हो और किफायती भी। ये तो हुई जमीन के अंदर कुछ डालने की बात, मतलब एक सीधा खंबा गाड़ना जहां मिट्टी उस खंबे को बाहर से जकड़ रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम इसका बिल्कुल उल्टा करें? उल्टा मतलब? क्या होगा अगर हम जमीन के अंदर से कुछ बाहर निकाल लें? जब हम एक पूरी की पूरी यूटिलिटी टनल या सुरंग बनाते हैं तो हम असल में मिट्टी के बहुत बड़े हिस्से को वहां से गायब कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये खंभा गाड़ने से कहीं ज्यादा खौफनाक स्थिति है। ये निश्चित रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। जब एक खंभा डाला जाता है तो मिट्टी उस पर दबाव डालती है। हाँ। लेकिन जब एक सुरंग खोदी जाती है तो आप लाखों टन मिट्टी के प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह से नष्ट कर रहे होते हैं। ऊपर की मिट्टी जो पहले नीचे की मिट्टी पर टिकी थी अब एक खोखली हवा पर टिकी है। बाप रे। वो हर दिशा से उस खाली जगह को भरने के लिए अंदर की तरफ गिरना चाहती है। और यहीं पर हमारे अगले स्रोत आईसीसी वर्चुअल के ट्यूटोरियल का असली रोमांच शुरू होता है। इस वीडियो में 15 मीटर की गहराई पर एक टनल डिजाइन करने का पूरा विजुअल दिया गया है जी। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस की जान है मैश जनरेट करना। जो लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं हैं उनके लिए बता दूं कि ये फाइनाइट एलिमेंट मेथड का हिस्सा है। क्या हम इस मैश को एक डिजिटल जाल की तरह समझ सकते हैं? जाल एक अच्छा शब्द है, लेकिन इसे और गहराई से समझने के लिए पिक्सेल्स के बारे में सोचना ज्यादा बेहतर होगा। पिक्सेल्स, वो जो फोटो में होते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे एक डिजिटल फोटो छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड पूरी जमीन को, जो कि एक असीमित आकार की चीज है, हजारों छोटे छोटे 3D ब्लॉक्स या एलिमेंट्स में बांट देता है। इन ब्लॉक्स के जुड़ने की जगह को नोड्स कहते हैं। अच्छा। सॉफ्टवेयर अब एक साथ पूरी जमीन का हिसाब लगाने के बजाय हर एक छोटे ब्लॉक पर पड़ने वाले दबाव का अलग अलग गणित लगाता है और फिर उन सब को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाता है।
लेकिन ट्यूटोरियल में दिखाया गया है कि पहले जो मेश बना उसका घनत्व या डेंसिटी डिज़ाइन के लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए उन्हें मेश रिफाइनमेंट का इस्तेमाल करना पड़ा। टनल के ढांचे के ठीक पास इस जाल को बहुत घना किया गया। ऐसा क्यों? क्या पूरे जाल को ही घना नहीं किया जा सकता था? अगर हम पूरी जमीन के मेश को बहुत घना कर देंगे तो कंप्यूटर को करोड़ों ब्लॉक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें हफ्तों लग सकते हैं। ओह, मतलब प्रोसेस स्लो हो जाएगा। बहुत ज्यादा। मेश रिफाइनमेंट का सिद्धांत यह है कि जहां दबाव में अचानक और बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, जैसे कि टनल की दीवारों के ठीक पास, सिर्फ वहां हमें बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन की जरूरत होती है। इसे आप एक 8 बिट की धुंधली फोटो की तरह सोचें। दूर की जमीन के लिए वो धुंधली फोटो चल जाएगी, लेकिन जहां सुरंग खोदी जा रही है वहां इंजीनियर को बिल्कुल 4K रेजोल्यूशन चाहिए ताकि वो मिलीमीटर दर मिलीमीटर मिट्टी के खिसकने का हिसाब लगा सके। ये पिक्सल वाली बात से पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो गया। और ये 4K रेजोल्यूशन वाली डिजाइनिंग सिर्फ एक स्थिर तस्वीर नहीं है। ट्यूटोरियल में कंस्ट्रक्शन स्टेजेस यानी निर्माण के चरणों को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। हाँ, वो बहुत जरूरी हिस्सा है। पहले चरण में जमीन वैसी ही रहती है जैसी वो कुदरती तौर पर है। इसे सॉफ्टवेयर में एक्टिव रखकर दिखाया गया है। ये स्टैटिक स्ट्रेस है, यानी बिना किसी छेड़छाड़ के मिट्टी का अपना दबाव। और फिर आता है खुदाई का चरण। जी हाँ, दूसरा चरण। सॉफ्टवेयर के अंदर इंजीनियर उस टनल वाले हिस्से को इनएक्टिव कर देता है। स्क्रीन पर देखते ही देखते वो हिस्सा गायब हो जाता है, जिसका मतलब है कि वहां से मिट्टी निकाल ली गई है। बिल्कुल। और उसी पल उस खाली जगह को ढहने से बचाने के लिए उसके चारों ओर 0.2 मीटर मोटी एक कंक्रीट की आयताकार दीवार या लाइनिंग लगा दी जाती है। स्रोत में इसे C337 टाइप कंक्रीट बताया गया है। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि जैसे ही वो मिट्टी इनएक्टिव होती है, कंप्यूटर स्क्रीन पे रंगों का एक पूरा तूफान आ जाता है। Z दिशा में, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, जो तनाव या स्ट्रेस है वो पूरी तरह से बदल जाता है। रंगों का तूफान मतलब वो स्ट्रेस को रंगों से दिखाता है? हाँ, ऊपर की मिट्टी नीचे की तरफ लटकने लगती है और अगल बगल की मिट्टी अंदर की तरफ धकेलने लगती है। पूरी जमीन का ढांचा उस नई खाली जगह के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने की जद्दोजहद करता है। ये सब इतना सटीक है कि कभी-कभी सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या मिट्टी सच में इतने अनुशासन में काम करती है? क्या सिर्फ एक इलास्टिक सॉल्यूशन इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए काफी है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है, लेकिन पहले आप इलास्टिक सॉल्यूशन को थोड़ा समझाएंगी? हाँ, इलास्टिक सॉल्यूशन से मेरा मतलब है वो थ्योरी जो मानती है कि मिट्टी एक रबर बैंड की तरह व्यवहार करेगी। यानी आप उस पर दबाव डालेंगे तो वो दब जाएगी और दबाव हटाएंगे तो वापस अपनी जगह आ जाएगी। ये इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। बहुत से शुरुआती मॉडल्स और पुराने डिजाइन इसी इलास्टिक सोच पर आधारित थे, लेकिन हमारे स्रोत का ट्यूटोरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि असली डिजाइन के लिए ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। अच्छा? मिट्टी कोई रबर नहीं है। जब मिट्टी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है तो वो स्प्रिंग की तरह वापस नहीं आती, वो टूट जाती है। उसके कण एक दूसरे पर फिसलने लगते हैं और वो हमेशा के लिए अपनी शक्ल बदल लेती है। इसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और शायद इसीलिए असली डिजाइन में मिट्टी के इस टूटने और फिसलने को समझने के लिए बहुत ही जटिल मटेरियल मॉडल्स की जरूरत होती है। स्रोत में मोहर कूलम, ड्रकर पेगर और कैम क्ले जैसे भारी भरकम नामों का जिक्र है। ये नाम सुनने में जितने भारी लगते हैं, इनका काम उससे भी ज्यादा जटिल है। चलिए मोहर कूलम का उदाहरण लेते हैं। ये कोई साधारण फॉर्मूला नहीं है, ये शियर स्ट्रेंथ की कहानी है। शियर स्ट्रेंथ? हाँ, एक सूखी रेत के पहाड़ की कल्पना करें। जब उस पर कोई भारी चीज रखी जाती है तो वो रेत सीधे नीचे नहीं दबती, बल्कि उसका एक पूरा हिस्सा तिरछा होकर नीचे की तरफ फिसल जाता है। अरे, जैसे पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होता है। बिल्कुल सही। मोहर कूलम मॉडल का काम यह है, ये भविष्यवाणी करना है कि वो रेत या मिट्टी किस सटीक कोण या एंगल पर और कितने दबाव के बाद इस तरह से फिसलना शुरू करेगी। और कैमक्ले? दूसरी तरफ कैमक्ले मॉडल है जो गीली और चिकनी मिट्टी के लिए बना है। चिकनी मिट्टी लेत की तरह तुरंत नहीं फिसलती, वो स्पंज की तरह काम करती है जिसके अंदर पानी भरा होता है। अच्छा, तो वो पानी छोड़ती है? हाँ, जब उस पर दबाव पड़ता है तो पहले पानी बाहर निकलता है और वो धीरे धीरे सिकुड़ती है। इन अलग अलग मॉडल्स के बिना कंप्यूटर का डिजाइन असल दुनिया में चंद मिनटों में ढह जाएगा। बाप रे! अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ हमारे पास लाखों करोड़ों मेश नोड्स हैं जहां हर बिंदु पर दबाव की गणना करनी है।
दूसरी तरफ 10 या 15 अलग-अलग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस हैं। और उन सब के ऊपर मोहर कूलम या कैम क्ले जैसे भयानक गणितीय समीकरण हैं जो हर 1 मिलीमीटर के खिसकने का हिसाब लगा रहे हैं। किसी साधारण कंप्यूटर का प्रोसेसर तो ये सब प्रोसेस करते करते पिघल ही जाएगा। और यही बात हमें हमारे तीसरे स्रोत यानी उस इंडस्ट्री आर्टिकल की तरफ ले जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले ऐसे जटिल सिमुलेशन को रन होने में कई दिन लग जाते थे। हाँ, इंजीनियर रात को कंप्यूटर चालू छोड़कर जाते थे और सुबह आकर देखते थे कि डिजाइन फेल हो गया या पास। लेकिन उस आर्टिकल में GEO5 के बिल्कुल नए अपग्रेड्स की बात की गई है जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख दिया है। अब इसमें क्लाउड बेस्ड लाइसेंसिंग, बहुत ही तेज सॉल्वर और हार्डनिंग सॉइल व सॉफ्ट सॉइल जैसे बेहद एडवांस्ड मॉडल्स आ गए हैं। जी, मुझे ये क्लाउड बेस्ड लाइसेंसिंग वाला हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा। वो कैसे? क्योंकि ये डिजाइनिंग के पूरे तरीके को रिमोट कोलैबोरेशन में बदल देता है। क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसे दुनिया भर में बैठी एक टीम एक साथ कोई गूगल डॉक एडिट कर रही हो? हाँ, बिल्कुल। मतलब कोई व्यक्ति टोक्यो में बैठकर टनल की गहराई का परीक्षण कर रहा है और उसी समय लंदन में बैठा दूसरा इंजीनियर ये चेक कर रहा है कि लाइनिंग के लिए कौन सा कंक्रीट सबसे अच्छा रहेगा। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये एनालॉजी से बहुत अच्छी तरह से समझाती है। क्लाउड तकनीक ने सॉफ्टवेयर को किसी एक हार्डवेयर की कैद से आजाद कर दिया है, लेकिन इससे भी बड़ी क्रांति विजुअलाइजेशन के क्षेत्र में आई है। विजुअलाइजेशन में? हाँ, आर्टिकल में एक्सकवेशन स्टेजिंग विजुअलाइजेशन टूल्स पर बहुत जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर पहली बार फावड़ा या मशीन चलने से महीनों पहले ही पूरी की पूरी डिजाइन टीम स्क्रीन पर ये देख सकती है कि कौन सा हिस्सा कब खोदा जाएगा और उसका क्या असर होगा। हाँ, और ये कोई साधारण 3D एनिमेशन नहीं है, ये गणित पर आधारित सिमुलेशन है। अगर टनल खोदते समय बगल की किसी 50 साल पुरानी इमारत की नींव कमजोर पड़ने वाली है, तो वो खतरा असल दुनिया में मजदूरों या लोगों की जान जोखिम में डालने से पहले ही कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल रंग में चमकने लगेगा। तो आखिर इस सबका क्या मतलब है? अगर हम इस सबके अंतिम प्रभाव या निष्कर्ष की बात करें तो ये सिर्फ बेहतर कंप्यूटर और तेज गणित तक सीमित नहीं है। इसका असर बहुत व्यापक है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर हमारी दुनिया की स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती। निर्माण उद्योग दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन करने वाले सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। कंक्रीट और सीमेंट बनाने में बेतहाशा ऊर्जा खर्च होती है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। और यहीं पर वो सटीक सिमुलेशन काम आता है। अगर GEO5 का एडवांस मॉडल और वो मेश रिफाइनमेंट ये आश्वस्त कर देता है कि टनल की सुरक्षा के लिए 0.3 मीटर की जगह सिर्फ 0.2 मीटर मोटी कंक्रीट लाइनिंग पूरी तरह से पर्याप्त है, तो जरा सोचिए। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। एक लंबी सुरंग के मामले में वो 0.1 मीटर का फर्क हजारों टन सीमेंट और कंक्रीट बचा सकता है। ये सिर्फ पैसे की बचत नहीं है, ये ओवर इंजीनियरिंग को रोकना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम हमेशा सस्टेनेबिलिटी को सिर्फ सोलर पैनल या इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने की शुरुआत जमीन के नीचे से एक बिल्कुल सटीक और ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन से होती है। अगर डर की वजह से या सही डाटा ना होने की वजह से जरूरत से ज्यादा कंक्रीट और स्टील जमीन में दबा दिया जाए, तो वो भी पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा अपराध है। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने देखा कि एक साधारण कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के डेटा से लेकर क्लाउड पर रियल टाइम में जटिल मैश जनरेट करने तक जियो टेक्निकल डिजाइन कैसे पूरी तरह से एक डिजिटल आर्ट में बदल चुका है। जी हाँ। फाइनाइट एलिमेंट मेथड उस बेजान मिट्टी को एक डिजिटल जाल में बदल देता है और मोहर कुलम जैसे जटिल मटेरियल मॉडल्स उस जाल को ये सिखाते हैं कि असल दुनिया की तरह कैसे टूटना या सिकुड़ना है। जी, ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जब जमीन के ऊपर कोई बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े या जब कोई भूकंप किसी इमारत को हिलाने की कोशिश करे, तो जमीन के नीचे की वो अदृश्य और खामोश बुनियाद अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी न खिसके। ये वाकई किसी जादू से कम नहीं है। श्रोताओं को ये याद रखना चाहिए कि अगली बार जब वे किसी लंबी सुरंग से गुजरें या किसी आसमान छूती गगनचुम्बी इमारत को देखें, तो उस चमकते हुए कांच और लोहे के पीछे छिपे उस अदृश्य डिजिटल गणित को जरूर याद करें। बिल्कुल, वो जटिल कैलकुलेशन, वो GEO5 का मैश जो उस पूरी संरचना को चुपचाप लेकिन पूरी मजबूती से थामे हुए हैं। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये गणित लगातार और भी तेज और उन्नत होता जा रहा है।
और बिल्कुल यहीं पर हमारे इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा विचलित करने वाला सवाल खड़ा होता है। हमारे स्रोतों में विशेष रूप से उस इंडस्ट्री आर्टिकल के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया गया है। इस क्षेत्र में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की तेजी से एंट्री हो रही है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, ये इंजीनियरिंग का भविष्य तय करने वाला मोड़ है। बिल्कुल। अभी तक तो इंसान सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डिजाइन बना रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नए एआई मॉडल्स इंसानों से भी तेज और ज्यादा सटीक सिमुलेशन करने लगे, जो कि मुमकिन है ना? अगर ये मशीनें दुनिया भर की पुरानी हजारों इमारतों और सुरंगों के डेटा को चंद सेकंड में एनालाइज करके खुद ही मोहर कूलम या कैम क्ले की लिमिट्स तय करने लगें, तो क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब एआई खुद ही बिना किसी मानवीय दखल के पूरी बिल्डिंग का सबसे सुरक्षित और सस्टेनेबल फाउंडेशन डिजाइन कर लेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या तब वो गुमनाम नायक वाला इंजीनियर जो मिट्टी के हर कण को समझता था, महज एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा दर्शक बनकर रह जाएगा? एक ऐसा भविष्य जहां जमीन की गहराई का गणित इंसान नहीं बल्कि मशीनें तय करेंगी। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।